लोगों को बताना है कि ये खाली जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये सर्व समाज और जो हमारी 22 सूत्री मांगे है वो सभी की है। और जो 22 सूत्री मांग आई है वो जो रिटायर्ड आर्मी मैन है उनकी है। आज जब देश का सबसे बहादुर और सबसे बलिदानी मतलब कोई है तो वो सैनिक है जो इंडियन आर्मी में काम करता है, इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहा है। देशभक्ति सबसे ज्यादा उन्हीं में भरी, किसी नेता में इतनी देशभक्ति नहीं जितनी एक सैनिक में है। और उन सैनिक के बारे में जब हमारी राज्य सरकार और प्रदेश सरकार नहीं सोच सकती, उसके लिए हमें लड़ना पड़े। तो इससे शर्म की बात हमारे लिए हुई, ये कभी नहीं होगी कि एक हमारे ऐसे देश में जहाँ सैनिकों का सम्मान होता है खाली मंचों से, झूठी प्रशंसाएं होती है, तो जब धरातल पे काम करने की बात आती है, धरातल पे जो काम होना चाहिए वो सैनिकों के लिए नहीं हो रहा है। उस मांग को उनका यथावत रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जब देश के सैनिकों के बारे में भी सरकार ने सोचना बंद कर दिया है तो आप और हमको सोचना पड़ रहा है कि सरकारें हमारे किसी काम की नहीं। सबसे पहली चीज आपको पता है कि 565 रियासतें थी और उन 565 रियासतों के विलय के बाद ही एक देश की स्थापना हुई। जब हमारी 565 रियासतें विलय हुई और एक देश बना, तब डॉलर और हमारे मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था, विलय हुआ था, उस समय की बात बता रहा हूं। उस टाइम तो हमारे पास कोई कर्जा नहीं था और 2014 तक का जो सर्वे आया था उसमें 55,000 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा हो गया और अभी 2022 तक 80 करोड़ और बढ़ गया है। मतलब जब हमने राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर कदम रखा था तो पूरा हमारा जितना भी खजाना था वो देश को दिया, हमारी सेनाएं देश को दी, हमारा सब कुछ मान सम्मान सभी लोकतंत्र को दिया। और इन जो नेता आज राज कर रहे हैं हमने हमारे सर की पगड़ी उतार के उनके सर पे रखी कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तौर पे आप राजा बनोगे और देश को चलाओगे। तो उनसे आज के लोकतंत्र से पहले वाला हमारा राजतंत्र अच्छा था कि हमने सबको समान लेके और किसी पे कर्जा नहीं था। आज पर व्यक्ति पे कर्जा है और हमने हमारा सब कुछ दिया, इनने हमको क्या दिया ये भी सोचने वाली बात है। आरक्षण जब देश आजाद हुआ तभी इनने हमको छोड़ दिया, एट्रोसिटी एक्ट कुछ समय बाद दे दिया। मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, जब देश एक हुआ था तब कांग्रेस थी, भाजपा का नामो निशान नहीं था। भाजपा बाद में आई है, पहले जनसंघ आई, जनसंघ से फिर भाजपा आई, बहुत नाम बदले इनने और अब जाके ये सफल हुए। आज ये राज कर रहे, पहले वो कर रहे थे, दोनों है एक ही। आपके घर में एक चोर दूसरी जाति का आएगा और एक दूसरी जाति का आएगा तो घर में चोरी तो दोनों ही कर रहे हैं। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है कि पहले कांग्रेस वालों ने देश को लूटा, भाजपा वाले लूटे। किसी ने परिवर्तन नहीं करा, किसी ने कोई बदलाव नहीं करा, जिसकी आशा आप और हम लेके चल रहे थे कि हमारे देश में परिवर्तन आएगा, हमारे देश में जागरूकता आएगी। जो हम हक अधिकारों की मांगे कांग्रेस सरकार के सामने लड़ते थे, कम से कम जब हमारी खुद की सरकार आएगी तो इसमें परिवर्तन आएगा। हमें लड़ना झगड़ना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे और उनको पूरा करेंगे। पहले भी हमारे हर बार आते घोषणा करके जाते, कभी हमारी बातों को पूरा नहीं किया। 4 बार पद्मावत मूवी में जितने भी मुकदमे हुए वापस ले चुके, फिर आज दिन तक हमारा हर एक कार्यकर्ता जिन पर मुकदमे वो तारीख पे जाता है। तो ऐसे घोषणा करने के बाद भी यदि हमारे मुकदमे वापस नहीं हुए और हमको फिर उस बार हमने पहले से सरकार से मांग करी है कि आप क्रियान्वयन करना, उसके बाद हमारे मंच पे आना और बोलना कि ये बातें हमने पूरी कर दी है, हम हार भी पहनाएंगे, आपके नारे भी लगाएंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। और आप उससे पहले ही आशा रखो कि हम आपकी जय जयकार कर दे, आपको हार माला पहना दे और आपकी जय बोल दे और वहां से मैसेज देते कि हम आपके साथ हैं। ये कभी संभव नहीं है। जब तक आप हमारी बात मानोगे नहीं तब तक आपकी जय होगी नहीं। जो सरकार, जो पार्टी हमारी बात मानेगी, जो हमारे साथ लड़ेगी, हमारे मुद्दों के साथ लड़ेगी, उनके साथ रहेंगे। और जो षड्यंत्रकारी है उनको झेलेगा, उनको तो हम झेलेंगे नहीं किसी भी कंडीशन में। अभी भी 2-4 लोगों के फोटो आए जो हमारे मांग पत्रों को लेके घूम रहे हैं कि ये आंदोलन हो क्यों रहा है, इसको कैंसिल करा जाए, रोका जाए। उनके कितने भी प्रयास कर ले, यदि सरकारों ने उनका साथ दिया इस आंदोलन को फेल करने के लिए, तो हम इतना बुरा करेंगे उनके साथ कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कहीं। क्योंकि चुनाव जीतने के बाद ही विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। यदि हमारे आंदोलन के खिलाफ किसी ने षड्यंत्र करा, किसी ने कोई माहौल बनाने की कोशिश करी, किसी ने इसको फेल करने की कोशिश करी, तो इस अंगूठे का प्रयोग हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इस बार ऐसा प्रयोग करेंगे कि विधायक तक तो जाने ही नहीं देंगे, तो मंत्री और मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे। तो आप सबको ये जवाबदारी समझनी पड़ेगी। आपकी सबकी जवाबदारी है कि जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की लड़ाई है, इसके लिए आपके पास बहुत तरीके से प्रलोभन आएंगे, बहुत तरीके से भड़काने के काम आएंगे
कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होने से ये नुकसान होगा वो होगा, उन लोगों को खाली भ्रामक चीजें फैलानी है। यदि आर्थिक आधार पे आरक्षण होता है तो हर गरीब को बराबर तरीके से अधिकार मिलेगा, चाहे वो कोई सी भी जाति वर्ग या धर्म का, सब उसका लाभ लेंगे। और हमारी लड़ाई भी गरीबों के लिए है कि जो वास्तविक रूप से गरीब है वो किसी भी जाति या धर्म का हो, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए, न कि उसी समाज के व्यक्ति जिस जाति को आरक्षण मिला है उसके अमीर और धनाढ्य लोगों को मिलना चाहिए। आज एसपी कलेक्टर के बेटे को कभी आरक्षण की आवश्यकता नहीं हो सकती, एक मिनिस्टर एक विधायक के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता नहीं हो सकती, तो उनका आरक्षण खत्म किया जाए और उनको उनकी काबिलियत बताने का समय दिया जाए, उनको मौका दिया जाए कि जब वो इतने काबिल है कि विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, तो कम से कम हमारे साथ भी एक बार कंपटीशन करें, ताकि उनको पता चले कि वो विधायक लायक भी है कि नहीं, मुख्यमंत्री लायक है कि नहीं, या किसी एसपी कलेक्टर की पोस्ट के लायक है कि नहीं। जब तक गरीब के साथ गरीब लड़ेगा नहीं कंपटीशन में, तब तक ओरिजिनलिटी पता नहीं चलेगी। और हम चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की शिक्षा जिस स्थिति में हुई है उस व्यक्ति का उसी व्यक्ति के साथ कंपटीशन हो, क्योंकि आज एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को जिसको पूरी तरीके से सही शिक्षा भी नहीं मिलती, और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के साथ कंपटीशन कराया जाएगा तो कॉन्वेंट वाला जीतेगा, क्योंकि उसको शिक्षा की सारी सुविधाएं मिलती है, सारे टीचर मिल रहे हैं। और गरीब बच्चा जो गाँव में या शहर में भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, और सबको पता है कि हर सब्जेक्ट का टीचर भी स्कूलों में नहीं है। तो ये जो अभाव है हम इसको दूर करना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, किसान, जवान, इस देश में जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जितने भी लोग प्रताड़ित हैं, उन हर प्रताड़ित व्यक्ति की, हर उस पीड़ित व्यक्ति की हमने मांग उठाई है, क्योंकि क्षत्रियों का जो धर्म है हम वो धर्म निभा रहे हैं। तो 36 कौम की रक्षा के लिए भले हमें हमारा सर्वोच्च न्योछावर करना पड़े, हम न्योछावर करेंगे और अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज भी 36 कौम के लिए लड़े थे और हम भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। तो हमारा उद्देश्य सर्व समाज को साथ में लेकर उनके हक अधिकारों की रक्षा करते हुए हमारे हक अधिकार भी पाना, ये हमारा लक्ष्य है। इसको हम पूरा करेंगे। आप सबसे भी यही उम्मीद है कि 8 जनवरी के लिए सर्व समाज के भाइयों को लेके कार्यक्रम में उपस्थित रहे, और कोई सी भी भ्रामक चीज आए, कोरोना कुछ भी लाए, जो नकली कोरोना आता है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी पता है, टीवी देखते हैं आप, तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। माँ करनी ने, माँ भगवती ने जिस दिन अपनी मौत लिखी होगी उससे एक दिन ना तो पहले आएगी ना एक दिन बाद आएगी, तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जब पुराने दौर में कोरोना के हम निकल चुके हैं, तो इस नए वाले दौर में हमें कुछ होने वाला नहीं है। नकली कोरोना से सावधान रहे और 8 जनवरी के कार्यक्रम में उपस्थित रहे, क्योंकि जब आपको रोकने के हर संभव प्रयास किए गए, आपको तोड़ने के हर संभव प्रयास किए गए, जब आप न तो टूटे न रुके, तब ये नए नए प्रलोभन देंगे, नए नए तरीके लाएंगे रोकने के। पर आप एक बात पर टिक रहना कि 8 जनवरी का आंदोलन है, उसके बाद भले आंदोलन के लिए हम आगे तारीख देख लेंगे, नहीं कि आगे कब करनी है, कहाँ करनी है, तो ये 8 जनवरी का जो आंदोलन है होना था, होके रहेगा और हम करेंगे उस आंदोलन को। मैं 8 जनवरी को उपस्थित रहूंगा जमपुरी मैदान में, चाहे कोरोना आए, कुछ भी आए। और कोरोना से सरकार इतना घबरा रही है, तो जब चुनाव चल रहे थे तो 50% से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे, कोरोना महामारी के तौर पर भयंकर फैल रही थी, तब भी सरकारों ने अपने हित के लिए चुनाव कराए, चुनाव हुए, सारी चीजें हुई, तब कोरोना नहीं दिखा। और एक 8 जनवरी के आंदोलन को रोकने के लिए कोरोना जैसी बीमारी का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे कमजोर सरकारें हमने आज दिन तक नहीं देखी, जो अपने लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं। तो आपको हमको मजबूती से 8 जनवरी को भोपाल जम्बूरी मैदान में पहुंचना है। और मैं तो कहूंगा कि जिनका दूर पड़ता है वो 7 को ही रात में अपने साथ अपने घर से कम्बल लेके आए, ताकि ओढ़ने में ठंड नहीं लगे, और वहीं 7 तारीख से अपना स्थान जगह चिन्हित कर ले, क्योंकि वो कोरोना कितना भी बढ़ा दे, कुछ भी कर ले, पर हमारे जो क्रांतिकारी भाई है उनका इरादा अड़ी है, वो 7 तारीख को ही मेरे को लगता है वो ग्राउंड भर देंगे। तो अपन पहले से जल्दी आने की कोशिश करेंगे, तभी हमें वहाँ बैठने की भी व्यवस्था मिल पाएगी, क्योंकि इतना बड़ा भी ग्राउंड नहीं है कि उसमें सारे बैठ जाए। इसी के साथ जय माता दी, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी आप कोई नहीं जाए, कार्यक्रम समाप्ति के बाद यहाँ पर अल्पाहार की व्यवस्था है, अल्पाहार और चाय लेकर ही जाएंगे सब। मैं आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ रविंद्र सिंह जी राणा साहब को, बता रहे आभार व्यक्त करें। एक बार जोर से मध्य प्रदेश का एक ही की